यस दोस्तों, हम लोग वापस से जुड़ चुके हैं अपनी पॉलिटी की क्लास में। और आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 16। ठीक है, बहुत आसान भाषा में समझते हैं। बहुत आसान भाषा में समझते हैं आर्टिकल 16 क्या कहता है। याद ध्यान देना, आर्टिकल 16 क्या कहता है कि स्टेट जो है, कमॉन, आर्टिकल 16 क्या बोल रहा है कि स्टेट जो है किसी भी सिटीजन के साथ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ठीक है, आर्टिकल 16 क्या बोलता है कि स्टेट जो है किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा दो ग्राउंड पे, अपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयमेंट। कमान, आर्टिकल 16 क्या बोलता है? आर्टिकल 16 बोलता है कि भैया पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हो गया या फिर गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट हो गया, स्टेट किसी भी सिटीजन के साथ भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 समझ में आ गया। अब आर्टिकल 16 क्लॉज 2 क्या कह रहा है, ध्यान देना। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 क्या कह रहा है, जरा सा ध्यान देना। यहाँ पे 16 क्लॉज 2 कुछ नहीं, देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, आराम से सीखो कि 16 क्लॉज 2 या फिर आर्टिकल 16 में टोटल कितने ग्राउंड दिए गए हैं। तो याद रखना, आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में टोटल जो है 7 ग्राउंड दिए हैं कि स्टेट जो है ना, स्टेट वो रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस, इन 7 ग्राउंड के बेसिस पे किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, है ना। आर्टिकल 16 क्या बोलता है कि स्टेट पब्लिक अपॉइंटमेंट, एम्प्लॉयमेंट हो गया या फिर गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट, इनके बेसिस पे सिटीजन के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 क्लॉज 2, आर्टिकल 16 क्लॉज 2 क्या बोलता है कि स्टेट जो है 7 ग्राउंड पे, कौन कौन सा, रेस हो गया, रिलीजन हो गया, सेक्स हो गया, डिसेंट हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया और रेसिडेंस हो गया, इनके बेसिस पे स्टेट जो है किसी भी पीपल के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 16 में कितने ग्राउंड दिए गए हैं? तो आर्टिकल 16 में टोटल 7 ग्राउंड दिए गए हैं। कितने ग्राउंड दिए गए हैं? 7 ग्राउंड दिए गए हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान सुना, 16 क्लॉज 2 का एक्सेप्शन है 16 क्लॉज 3, 16 क्लॉज 3, 16 क्लॉज 3 जो है वो एक्सेप्शन है 16 क्लॉज 2 का। इसमें क्या बोलता है कि स्टेट जो है, कमान ध्यान से सुनना, स्टेट जो है वो रेसिडेंस के बेसिस पे कुछ स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। ठीक है, इसमें क्या बोला कि भैया आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करिएगा। 16 क्लॉज 3 में क्या बोल रहा है कि रेसिडेंस के बेसिस पे आप स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। स्टेट को यह अधिकार दे रहा है कि रेसिडेंस एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे आप स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। ध्यान सुनिएगा, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ प्रिस्क्राइबिंग रेसिडेंस रिक्वायरमेंट फॉर सर्टेन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और ये जो है एक्सेप्शन है आर्टिकल 16 क्लॉज 2 का। ठीक है, यानी कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू रेसिडेंस या फिर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना, आर्टिकल 16 क्लॉज 3। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 3 का यूज करके जो है ना, आर्टिकल 16 क्लॉज 3 का यूज करके जो है स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है। कहां पे स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है। आंध्र प्रदेश में स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है और तेलंगाना में बनाया गया है। कुछ कुछ रीजनल प्रेफरेंस दिया गया है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और त्रिपुरा में। ठीक है ना, तो अगर हम बोले कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है रिलेटेड टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा में कुछ रीजनल प्रेफरेंस दिया गया है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 2 क्या कहता है? आर्टिकल 16 क्लॉज 2 हम लोग से ये कहता है, आर्टिकल 16 क्लॉज 2 क्या कहता है कि स्टेट जो है 7 ग्राउंड पे किसी भी सिटीजन के साथ भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 का एक्सेप्शन कौन सा है? तो आर्टिकल 16 क्लॉज 3 इसका एक्सेप्शन है। ठीक है ना, कि स्टेट जो है कुछ स्पेशल प्रोविजन बना सकता है रेसिडेंस के बेसिस पे फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसका यूज करते हुए अंडर आर्टिकल 371D का यूज करते हुए और इस 16 क्लॉज 3 का यूज करते हुए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाए गए। ठीक है, आर्टिकल 16 क्लॉज 3 समझ में आ गया ना। अब आर्टिकल 16 क्लॉज 4 यहाँ पे देखते हैं। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या बोलता है
आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या बोलता है कि भैया ऐसा है, भैया ऐसा है, ऐसा है भैया कि स्टेट जो है स्पेशल प्रोविजन बना सकता है बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए। कॉमन ध्यान से सुनना यहाँ पे कि जो स्टेट है, जो स्टेट है वो स्पेशल प्रोविजन बना सकता है किसके लिए? बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए। बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है, ठीक है ना। क्या बैकवर्ड क्लास मतलब क्या? जिसका जो लाइवलीहुड है वो सफिशिएंट नहीं है, वैसे लोगों के लिए स्टेट जो है स्पेशल प्रोविजन बना सकता है, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूं मैं? आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या बोलता है कि स्टेट जो है बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। अब बात ये है कि सर ये बैकवर्ड क्लास कौन है, ये बैकवर्ड क्लास कौन है, ठीक है, ये बैकवर्ड क्लास कौन है सर? तो इसको जानने के लिए प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल 314 ये अधिकार देता है कि भैया आप बैकवर्ड क्लास कमीशन बना सकते हो, जिसमें क्या होगा कि वो कमीशन जो है ना बैकवर्ड क्लास के लोगों को सेलेक्ट करेगा, देखिएगा कि हमारे देश में कौन कौन से जो है कौन कौन से क्या कह सकते हैं कास्ट जो है वो बैकवर्ड में आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या मैं बोल रहा हूँ बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड जो है प्रेसिडेंट के पास पावर दिया गया है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर दिया गया है अंडर आर्टिकल 340, अंडर आर्टिकल 340 ये पावर दिया गया है कि प्रेसिडेंट जो है बैकवर्ड क्लास कमीशन, क्लास बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है वो बना सकता है, ठीक है ना। बैकवर्ड क्लास कमीशन बना सकता है, ठीक है। अब हुआ क्या कि इसी पावर का यूज करते हुए प्रेसिडेंट जो है सबसे पहली बार फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाता है, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाता है, क्लास कमीशन बनाता है इसी का यूज करके। उस फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन, अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो गया है कि फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन का नाम क्या है, तो काका कालेलकर कमीशन। क्या नाम है? काका कालेलकर कमीशन नाम है। पहला बैकवर्ड कमीशन का नाम क्या है? काका कालेलकर कमीशन नाम है ना। फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन का नाम क्या है? यहां ध्यान देना, यहां ध्यान देना, यहां ध्यान देना। देखो पहले ये देख लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि आर्टिकल 16 अरे आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या बोलता है कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हुज रिप्रेजेंटेशन इन सर्विसेज इज नॉट एडिक्वेट, ठीक है ना। इसको लेकर के क्या हुआ कि बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 340, कि बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट बना सकता है अंडर आर्टिकल 340 के तहत, ठीक है। 340 के तहत जो है बैकवर्ड कमीशन प्रेसिडेंट बना सकता है। अब यहाँ पे ध्यान देना जरा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कॉन्सेप्ट कि पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन कब बनता है सर? पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन कब बनता है? ये बनता है 1953 में। फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन कब बना? 1953 में बना, जिसका नाम था काका कालेलकर कमीशन, जिसका रिपोर्ट सबमिट होता है 1955 में, जिसका रिपोर्ट सबमिट होता है 1955 में। सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन कब बना? तो सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनता है 1979 में, ठीक है। सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन कब बना? 1979 में। अब बात ये उठता है कि सर ये बताइए कि ये जो काका कालेलकर कमीशन था इसका रिपोर्ट आया, इस रिपोर्ट का क्या हुआ? तो इस रिपोर्ट को नहीं माना गया, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट जो है अंडर आर्टिकल 340 का यूज करते हुए सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाता है, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाता है जिसका नाम है बीपी मंडल कमीशन। कौन? ध्यान से, बीपी मंडल कमीशन। बीपी मंडल कौन थे? तो बिहार के फॉर्मर सीएम थे, ठीक है। उस टाइम के बिहार के फॉर्मर सीएम थे बीपी मंडल। बीपी मंडल कमीशन बनता है जिस उस टाइम पे 1979 में। पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई थे उस टाइम पे पीएम, है ना। पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई थे। इसका रिपोर्ट सबमिट किया जाता है एक साल के बाद 1980 में, जिसमें बोला गया कि 3743 कास्ट, 3743 कास्ट जो है वो बैकवर्ड है। आगे बात समझ में? बीपी मंडल का रिपोर्ट कब पेश हुआ? ये पेश होता है 1980 में पेश हुआ। कमीशन कब बना? 1979 में। इस रिपोर्ट में क्या निकला कि 3743 कास्ट जो है वो बैकवर्ड में आते हैं, ठीक है, उस बैकवर्ड में आते हैं। फिर क्या होता है
कि जब ये बन गया 1980 में, उसके बाद बीच में कुछ नहीं हुआ, फिर 1990 में क्या हुआ, 1990 में क्या हुआ, वीपी सिंह जो है, वीपी सिंह क्या बोलते हैं, देखो वीपी सिंह जो है इसी रिपोर्ट का प्रॉमिस करके, वीपी सिंह जो है इसी रिपोर्ट का प्रॉमिस करके जो है पीएम बन जाते हैं, कि अगर हम पीएम बन जाते हैं ना तो बीपी मंडल का रिपोर्ट जो है वो लागू कर देंगे। ठीक है, तो 1980 में ये रिपोर्ट आता है और 1990 में वीपी सिंह क्या बोलते हैं, वीपी सिंह का गवर्नमेंट क्या बोलता है कि भैया ऐसा है कि हम ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दे रहे हैं। ओबीसी को कितना दे रहे हैं, तो 27% रिजर्वेशन दे रहे हैं हम लोग ओबीसी को। आ रहा है बात समझ में, पूरा बात समझ आ रहा है ना, ध्यान से सुनना। प्रेसिडेंट जो है बैकवर्ड क्लास कमीशन बना सकता है। फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन बनता है कब, तो ये बनता है सर कब, ये बनता है 1953 में, जिसका नाम था काका कालेलकर कमीशन, जिसका रिपोर्ट सबमिट होता है 1955 में। इस रिपोर्ट को नहीं माना गया था। सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन कब बना, तो सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनता है 1979 में, बीपी मंडल कमीशन, जिसके आधार पर रिपोर्ट सबमिट होता है 1980 में, जिसमें कहा जाता है कि 3743 कास्ट जो है वो पिछड़ा है, यानी कि ओबीसी है। इसको प्रॉमिस करते हुए 1990 में वीपी सिंह का गवर्नमेंट जो है ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दे देता है, 27% रिजर्वेशन दे देता है। लेकिन बाद में क्या होता है ना, बाद में इस रिपोर्ट का जब मतलब कह सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, पूरा देश में दंगा हो गया, भयानक दंगा हो गया। मतलब जनरल कास्ट वाले बोल रहे हैं कि भैया फिर तो मेरा जीने का वही खत्म हो गया, पर्पस ही खत्म हो गया, आप ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दे रहे, हम लोग का क्या। उस टाइम पे हजारों स्टूडेंट ने सुसाइड किया, पूरा देश में दंगा हुआ। फिर ये केस जाता है, फिर बीच में क्या होता है कि नरसिम्हा राव जो है 10% रिजर्वेशन जो है वो जनरल कैटेगरी के लोगों को दे देते हैं, जनरल कैटेगरी के लोगों को दे देते हैं ना, कि 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड इन जनरल कैटेगरी, है ना। 10% रिजर्वेशन जो है वो जनरल को दे दिया जाता है नरसिम्हा राव के द्वारा। ठीक है, फिर ये केस जाता है कब, कहाँ जाता है फिर ये केस जाता है उसमें सुप्रीम कोर्ट में। इस केस का नाम क्या था, इंदिरा साहनी केस। ये कब हुआ, 1992 में हुआ। ये इंदिरा साहनी केस कब होता है, तो इंदिरा साहनी केस जो है वो 1992 में हुआ, है ना। इंदिरा साहनी केस होता है 1992 में। ये केस गया इंदिरा साहनी केस सुप्रीम कोर्ट में हुआ। और सुप्रीम कोर्ट सीधा क्या बोला कि सबसे पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट बोला कि जो रिजर्वेशन होना चाहिए ना वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट क्या रहा इंदिरा साहनी केस में, कि जो तुम रिजर्वेशन खेल रहे हो ना देश में, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा बात क्या, कि जो नरसिम्हा राय जो 10% रिजर्वेशन जनरल को दिए हैं उसको खत्म करो, जो जनरल को 10% रिजर्वेशन दिया गया है उसको खत्म करो। ठीक है, तीसरा बात क्या बोला गया, कि जो ओबीसी को तुम बोल रहे हो ना कि 3743 यानी कि 3743 जो ओबीसी के कास्ट है वो अति पिछड़ा में आते हैं। तो सबसे पहले तुम ये देखो कि उसमें क्रीमी लेयर कौन है और नॉन क्रीमी लेयर कौन है। क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट बोल के निकल गया कि क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, यानी कि अगर ओबीसी कोई है, ओबीसी में भी अगर क्रीमी लेयर है, क्या क्रीम, जैसे दूध में क्रीम होता है ना, क्रीम बहुत शानदार होता है, वही क्रीमी लेयर, कि ओबीसी में जो क्रीमी लेयर है उसको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट बोलता है। और क्या बोला कि प्रमोशन में किसी भी तरीके का कोई भी रिजर्वेशन नहीं रहेगा प्रमोशन में, ठीक है ना, यानी कि जो जॉब प्रमोशन होता है उसमें किसी भी तरीके का कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा किसी को भी। ठीक, तो इंदिरा साहनी केस कब हुआ, इंदिरा साहनी केस होता है 1992 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि रिजर्वेशन जो है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिसको लेकर के उसके बाद बोलता है कि जनरल का जो 10% रिजर्वेशन उसको खत्म करो, क्रीमी लेयर को चुनो और क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, और प्रमोशन में किसी भी तरीके का कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद बात ये उठता है कि सर आप ये बताइए कि क्रीमी लेयर किसको कहेंगे कि क्रीमी लेयर है, वो किस कैटेगरी को कहेंगे कि ये आता है क्रीमी लेयर में और ये आता है नॉन क्रीमी लेयर में। तो इसको लेकर के गवर्नमेंट जो है एक कमीशन बनाता है, जिस कमीशन का नाम है रामनंदन कमीशन। क्या नाम है, रामनंदन कमीशन जो है बनाता है गवर्नमेंट 1993 में। बिल्कुल कहानी है, ठीक है ना, कहानी है, बिल्कुल ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, कहानी है, बिल्कुल
कहानी कैसे है? सबसे पहले 1979 में कमीशन बनाया गया, बीपी मंडल कमीशन, जिसके आधार पर इसका रिपोर्ट पहले लिख लेते हैं। इसका रिपोर्ट पेश हुआ। इसका रिपोर्ट कब पेश हुआ? तो 1980 में रिपोर्ट पब्लिश हुआ। इस रिपोर्ट में क्या कहा जाता है कि 3743 जो कास्ट है वो बैकवर्ड क्लास में आता है, जिसको देख करके 1990 में जो है 1990 में जो है वीपी सिंह जो है वो 27% रिजर्वेशन दे देते हैं। ठीक है ना। उसके बाद बहुत मारधार हुआ तो 10% रिजर्वेशन जो है वो दे दिया जाता है किसको? 1991 में 10% रिजर्वेशन नरसिम्हा रॉय के द्वारा दे दिया जाता है जनरल कास्ट को, जनरल को दे दिया जाता है। किसको दे दिया जाता है? जनरल को दे दिया जाता है। उसके बाद ये केस होता है 1992 में। 1992 में इंदिरा साहनी केस होता है। इंदिरा साहनी केस में क्या बोला जाता है कि रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्रीमी लेयर ढूंढो आप, 10% जनरल का रिजर्वेशन खत्म करो, और प्रमोशन में किसी भी तरीके का कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है। अब बात ये उठता है कि सर आप ये बताइए कि ये क्रीमी लेयर क्या था? क्रीमी लेयर, तो क्रीमी लेयर जो है इसको देखने के लिए गवर्नमेंट रामनंदन कमीशन बनाता है 1993 में। 1993 में जो है रामनंदन कमीशन बनाता है, और रामनंदन कमीशन क्या बोलता है कि जितने भी ग्रुप ए और ग्रुप बी के ऑफिसर हैं, जितने भी ग्रुप ए और ग्रुप बी के ऑफिसर हैं, उनके बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जैसे आईपीएस का बेटा, आईएएस का बेटा, कर्नल का बेटा, लेफ्टिनेंट का बेटा, तो ये सब क्या है, ग्रुप ए और ग्रुप बी का जो जॉब है ना, इनके बच्चों को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो उन्हीं को बोला गया है क्रीमी लेयर। उन्हीं को बोला गया है क्रीमी लेयर कि ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो जितने भी ऑफिसर हैं, एम्प्लॉयज है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनके बच्चों को किसी भी तरीके का कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। ये होता है क्रीमी लेयर। ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं कि क्या ग्रुप सी वाले एम्प्लॉयमेंट के बच्चों को मिलेगा? मिलेगा। कितना परसेंट? 27%। ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अब सुप्रीम कोर्ट ये बोला, अब इसका एक एक्सेप्शन याद रखना कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो है 69% रिजर्वेशन दिया गया है। इसको एक्स्ट्रा में हम लोग याद रखेंगे एज एक्सेप्शन कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, तमिलनाडु में जो है 69% रिजर्वेशन दिया गया है 76 अमेंडमेंट एक्ट 1994 के तहत, और ये जो है लीगल है, ये जो है लीगल है। ठीक है ना। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है और लीगल है। ये सुप्रीम कोर्ट ये बात कह चुका है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लिए। ठीक है। इंदिरा साहनी केस में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट क्या बोला कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। इसका एक एक्सेप्शन हम लोग याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 69% का रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है। अब इसका केस है तो इसका केस हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत लंबा केस चला जाता है कि क्या कंडीशन था वहाँ पे, रेसिडेंस के बेसिस पे बहुत सारा चीज हो जाता है, उसको हम लोग को नहीं देखना है। ठीक है। तो ये हम लोग एक्स्ट्रा में याद रखेंगे। उसके बाद आता है आर्टिकल 16 क्लॉज 5। आर्टिकल 16 क्लॉज 5 क्या बोलता है? कुछ नहीं बोलता है कि जो स्टेट है वो स्पेशल प्रेफरेंस देगा कोई पार्टिकुलर रिलीजन को, रिलीजियस एम्प्लॉयमेंट। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मान लो कि आर्मी में जैसे कि मान लो क्या कह सकते हैं उसको कि जो मंदिर है उसमें पुजारी का नीड है। ठीक है। पुजारी का नीड है, तो हम लोग क्या करेंगे, आर्मी क्या करेगा कि उसके लिए जो है एक स्पेशल प्रेफरेंस देगा कि हाँ भाई कि ब्राह्मण कास्ट के लोग ही जो है वो इस नौकरी में आ सकते हैं, इसका फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है ना। ब्राह्मण कास्ट के लोग, तो वही बोल रहा है कि स्टेट जो है स्पेशल प्रेफरेंस दे सकता है टू एनी पार्टिकुलर रिलीजन इन रिलीजियस एम्प्लॉयमेंट। अगर मस्जिद में चाहिए भाई, मस्जिद में चाहिए तो उसमें है कि भाई जितने भी मौलवीज हैं वही ये भर सकते हैं फॉर्म। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 5 ये बोलता है। आर्टिकल 16 क्लॉज 6 जो है ये जो है 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 यानी नरेंद्र मोदी साहब जो है इस आर्टिकल को जो है इंसर्ट करवाते हैं। आप बोलते हैं कि भैया जनरल कास्ट वाले लोग, आप लोग इतना ज्यादा परेशान ना हो। ठीक है ना, इतना ज्यादा परेशान ना हो। और ये जो है, हालांकि बात तो सही है ना कि बोला जाता है कि जनरल कास्ट वाले लोगों के पास पैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कॉन्सेप्ट लाया गया है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन,
जनरल कास्ट में भी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लोग हैं ना, उसको जो है 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये कौन लाता है? नरेंद्र मोदी लाते हैं 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत, कि जितने भी जनरल के ईडब्ल्यूएस से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है ना, उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाता है। अब बात ये है कि सर हम लोग किसको कहेंगे कि वो ईडब्ल्यूएस में आता है? तो सबसे पहला कंडीशन है कि जो उसका पूरा साल का इनकम होना चाहिए वो 8 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पूरे साल का इनकम कितना नहीं होना चाहिए? 8 लाख से ज्यादा पूरे साल का इनकम नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन ईडब्ल्यूएस का। दूसरा कंडीशन क्या है कि 5 एकड़ से ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है कि 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा पटना बोल रहे हैं, प्लॉट नहीं होना चाहिए सिटी में, ठीक है। 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा जो है वो सिटी में प्लॉट नहीं होना चाहिए। तो जो भी लोग इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं वो सारे लोग जो है ईडब्ल्यूएस में माने जाएंगे, जनरल के ईडब्ल्यूएस में, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में माने जाएंगे, ठीक है। और इस चीज को सुप्रीम कोर्ट के 5 बेंच के जजेस ने बोला है कि ठीक है भैया, ये जो है लीगल है और कॉन्स्टिट्यूशनल है, और 3:2 के जजमेंट से इसको पास कर दिया जाता है। 3:2 के जजमेंट से इसको इंसर्ट कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। ये आर्टिकल रहा 16 क्लॉज 6। आर्टिकल 16 क्लॉज 5 क्या था कि भैया रिलीजियस एम्प्लॉयमेंट में सटीक रिलीजन के लोगों को ही मिल सकता है एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या था कि स्टेट जो है स्पेशल प्रोविजन बना सकता है बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए, जिसको लेकर के प्रेसिडेंट के पास पावर है कि कमीशन बनाने का पावर है अंडर आर्टिकल 340। पहला कमीशन बना काका कलेलकर कमीशन, दूसरा कमीशन बनता है तुम्हारा बीपी मंडल कमीशन, उसके बाद हम लोग कहानी आगे देख लीजिए। ये रहा आर्टिकल 16 क्लॉज 6, ठीक है। तो आर्टिकल 16 पूरा खत्म हो गया हम लोग का यहाँ पे, आर्टिकल 16 पूरा हम लोग का यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 ये कहता है प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब आर्टिकल 17 जो है वो छुआछूत को खत्म करता है। आर्टिकल 17 जो है वो छुआछूत को क्या करता है? खत्म करता है। छुआछूत को आर्टिकल 17 जो है वो क्या करता है? खत्म करता है। अब बात ये है कि सर ये जो अनटचेबिलिटी है, क्या इसको डिफाइन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं, छुआछूत को डिफाइन नहीं किया गया है। जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है केस जयसिंह का केस जाता है 1976 में, जयसिंह केस जाता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि जो छुआछूत का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको हम लोग हिस्टोरिकल मीनिंग के बेसिस पे लेंगे, यानी कि हिस्ट्री में जो कंडीशन आ रहा है उसी के बेसिस पे हम लोग छुआछूत का कॉन्सेप्ट लेंगे। गांधी जी बोलते हैं कि अनटचेबिलिटी इज अ सिन, मतलब अनटचेबिलिटी जो है एक पाप है, पाप। अनटचेबिलिटी करना जो है एक तरीके का क्या है? पाप है। अब ये जो अनटचेबिलिटी है ना, इसका टोटल 2 कॉन्सेप्ट है। सबसे पहली बात तो ये फॉरबिड है, यानी कि ये मना है, बिल्कुल सख्त मना है, सख्त मना है। और दूसरा क्या है कि अगर कोई अनटचेबिलिटी करता है तो इस पे पनिशेबल ऑफेंस है। इसको लेकर के सरकार के द्वारा बहुत सारा एक्ट चलाया गया, जैसे अनटचेबिलिटी एबोल्यूशन एक्ट बनाया गया 1955, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट बनाया गया 1989, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया 1976। बहुत सारा एक्ट बनाया गया ताकि लोग जो है अनटचेबिलिटी ना करें। और ये जो आर्टिकल 17 है वो स्टेट के साथ साथ इंडिविजुअल को भी मना करता है, यानी ये जो है स्टेट और इंडिविजुअल के भी अगेंस्ट में है, दोनों के अगेंस्ट में है आर्टिकल 17, है ना। आर्टिकल 17 जो है वो अगेंस्ट स्टेट और इंडिविजुअल, ठीक है। पूरा बात समझ में आ गया यहाँ तक? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है, ताकि ज्यादा ना हो जाए, आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में, है ना। मतलब ये बात दिमाग में रखना है कि ये जो हम लोग क्लासेस कर रहे हैं ना, इस क्लासेस से इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट निकल रहा है, इतना ज्यादा कंटेंट निकल रहा है कि बहुत सारे पेपर से में मतलब सीधा का सीधा क्वेश्चन आएंगे इस क्लास से, सीधा का सीधा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग आराम आराम से देखते हुए चलेंगे। हम लोग आज का क्लास यहाँ तक रखें। अब कल हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 18 और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम शुरू होता है 19 से, क्योंकि आर्टिकल 19 का दायरा थोड़ा सा बड़ा है, फिर 19, 20, 21, फिर 21 का भी दायरा बड़ा है, तो इसका क्लास हम लोग थोड़ा सा लंबा रखेंगे, ठीक है ना। तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।